हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और वही चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आज कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी गई है और जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल हैं। इसके साथ ही सूबे के मुखिया ने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को MSP पर दाम मिल रहे हैं और उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं। मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों जो कि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपया क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स है, जितने सिस्टम्स हैं, वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जो पहले करते हैं उसको। सीएम की 20 बड़ी बातें। 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी गई। बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। तो हाई परचेज कमेटी की बैठक के दौरान ये 20 बड़ी बातें। स्कूलों में वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। वेब बेस्ड स्मार्ट क्लास डेवलपमेंट के लिए राशि मंजूर की गई। स्कूलों के लिए खेलकूद के 38 सामानों को मंजूरी। 25 करोड़ की लागत से खरीदा जाएगा सामान। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू। सरकार को सरसों खरीद की हालांकि उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट में MSP से ज्यादा रेट पर सरसों खरीदी जा रही है। बाजारों में सरसों MSP से महंगी बिक रही है। भुगतान सीधे किसानों के खातों में होगा। फसलों की पेमेंट सीधे किसानों के अकाउंट में दी जाएगी। आड़ती और किसान के बीच का भुगतान उनके बीच का मामला है। पंजाब में बीजेपी विधायक से हाथापाई निंदनीय। लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को मारना, पीटना, निर्वस्त्र करना ये ठीक नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं है। आंदोलनकारियों को सीमा में रहना चाहिए। बाजरे की खपत के लिए निजी कंपनियां आगे आएं। निजी कंपनियां भी बाजरे की खरीद करें। जितनी ग्रेन्स इस्तेमाल हो उतना ही सेहत को फायदा होगा। तमाम प्रोडक्ट्स में बाजरे को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा, दिल्ली हमारे लिए हरियाणा जैसा है। मंत्रिमंडल विस्तार की अभी आवश्यकता नहीं है। पानीपत में एक अत्याचारी पिता का खौफनाक कारनामा सामने आया है। दरअसल CWC की टीम ने मंगलवार को एक बच्ची को हुडा सेक्टर 12 में भीख मांगते देखा तो उसे अपने साथ ले गई। बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान CWC को बताया कि उसके पिता उसे भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। इसके साथ ही उसके 4 भाइयों को भी भीख मांगने पर लगा रखा है। बच्ची का कहना है कि उसने कई बार पिता का विरोध भी किया तो पिता ने उसकी दोनों बाजुओं पर कई बार जलती सिगरेट भी लगाई है। CWC के सदस्यों का कहना है कि बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके पिता श्यामलाल बिहार के मूल निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पिता की तलाश में जुट गई है और बच्ची को बाल सुधार केंद्र में भेजा गया है।
ये 28 तारीख को शाम के वक्त मेरे पास एक फ़ोन आया हुड्डा सेक्टर 12 से कि एक बच्ची 14-15 साल की कोई हमारे मकान के आगे 548 नंबर था उनका मकान नंबर, उसके सामने बैठी है। फिर मैंने थाना सेक्टर 12 चौकी में फ़ोन किया SHO को कि ऐसे एक लड़की है, उसे रेस्क्यू करो और ले आओ। फिर उनकी पुलिस को भेज के फिर हमने बच्ची को रेस्क्यू किया। उसने बताया कि यहाँ पे वो 1-2 साल से रह रहे हैं और उसके पापा उनसे भीख मंगवाते हैं। वो अकेली लड़की है, उसके 4 भाई हैं और उसकी दोनों बाजू सिगरेट के दाग से दागी गई हैं, सिगरेट जलती सिगरेट से। वो बताते हैं कि जब भीख नहीं मांगते थे तो उसके पापा ऐसे जलाते थे और नशा करते हैं और इनसे भीख मंगवाते हैं। पुलिस की क्राइम यूनिट फर्रुख नगर ने दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक उर्फ रिंकू ने खुलासा किया है कि उसने और गैंगस्टर रवि जागसी ने कुलदीप उर्फ फज्जा को फरार करने की साजिश रची थी और फज्जा को फरार करने में न केवल अहम भूमिका निभाई थी बल्कि दिल्ली पुलिस पर सबसे पहले उसने ही फायरिंग शुरू की थी। आपको बता दें कि 22 मार्च की देर रात फर्रुख नगर में 2 युवकों का अपहरण कर हत्या को महज इसलिए अंजाम दिया गया था कि दोनों युवकों ने गैंगस्टर रवि जागसी के पक्ष में गवाही देने से मना कर दिया था। बहरहाल पुलिस ऋतिक और रिंकू की क्राइम कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। 21-22 की रात को हमारे यहाँ रवि जो जागसी का रहने वाला है, उसने एक रविंदर उर्फ बिंदर जो कि झांझरवाला खेड़ा का रहने वाला था, उसका अपहरण करके और उसको गोली मार के उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी फर्रुख नगर में फेंक दी थी। और उसके बाद उन्होंने उसके दूसरे एक साथी को जो रवि का जो साथी था उसकी वहाँ बेरी में उन्होंने हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को बेरी में फेंक दिया था। और इसी तरह से इसी कड़ी में उन्होंने कुलदीप उर्फ फज्जा जो कि एक दिल्ली का गैंगस्टर है और वो दिल्ली जेल में बंद था, और जब पुलिस उसको वहाँ पे अदालत में इलाज वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जा रही थी तो उस पर हमला करके और उसको छुटा लिया था। करनाल के घरोंडा में होली के दिन एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल होली के मौके पर शिव कुमार के घर कुछ ढोल वाले आए थे, लेकिन शिव कुमार ने उन्हें ढोल बजाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो होली नहीं मना रहे हैं, इसीलिए ढोल मत बजाएं। जिसके बाद बहस शुरू हो गई। बड़ी मुश्किलों से मामला शांत करवाया गया, लेकिन फिर ढोल वाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिव कुमार पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दुआ हॉस्पिटल करनाल में उसकी डेथ होगी। केस रजिस्टर कर लिया है 302 के तहत और अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वो दूसरा पक्ष कोई ढोल बजाने का काम करता है। इनको आके ये कहा भाई ढोल क्यों नहीं बजवा रहे, अब की बार इनने मना कर दिया भाई कोविड के कारण हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अब ढोल नहीं बजवाएंगे। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं यहीं करनाल में, उसके बाद जाके सिगरी। गोहाना के गांव छिछड़ाना में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया और वहीं मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संतान नहीं होने के चलते महिला को परेशान किया जाता था। फिलहाल मृतका के परिजनों के बयान पर पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छिछड़ाना की रहने वाली है। सूचना मिली थी कि इन्होंने फांसी ले ली है, जिस पर उसके परिवार वालों ने यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया था और आज सुबह उसके भाई ने शिकायत दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है और बाद पोस्टमार्टम नाश वारसन के हवाले कर दी है। आरोप लगाया है कि इसकी बहन को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस पर उसने फांसी लेकर आत्महत्या कर दिया। महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा के थाने के बाहर गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव रख पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को किसी ने 100 नंबर पर कॉल करके झगड़े की सूचना दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि अटेली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की डंडों से पिटाई की, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले में उचित जांच की मांग की है। इसके साथ ही मांग की है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
बिहाड़ी गांव से नवीन नाम का ये लड़का था और यहाँ से बिहाड़ी गांव से किसी ने 100 नंबर पर फोन कर दिया तो काटी से पुलिस गई। पुलिस के 2 आदमी गए और उस लड़के को वहां ठोक के लठों से बाहर के छोड़ के आ गए। कुछ देर बाद वो डेड हो गया, डेड बॉडी हो गई। डेड बॉडी होने के बाद उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में पुलिस प्रशासन ने मिलकर ना और उसको ये दिखा दिया कि भाई इसका तो लीवर डैमेज था। हमारी ये मांग है पूरे गांव के, अभी बिहाड़ी गांव से भी है, आसपास गांव से भी है कि भाई जांच होनी चाहिए। जो पुलिस वाले थे और पुलिस का थाना प्रभारी है उसका मेन रोल है। ये भ्रष्ट आदमी है। अभी इसने दारू पी रखी है, इसका मेडिकल होना चाहिए। मैं एसपी साहब को फोन कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहे। डीएसपी साहब को फोन किया, वो नहीं उठा रहे। कल 100 नंबर की कॉल आई हुई थी तो वहाँ काटी चौकी से एक पुलिस कर्मचारी गए तो उनको समझा बुझा के वहाँ घर छोड़ दिया था उनको। और कल उनकी यहाँ अटेली लाने के बाद डेथ हो गई। आज पुलिस ने कार्रवाई कर दी। उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज करवा ली। दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस डायरेक्ट है तो ही सर 300। सिरसा पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि वो अब तक 83 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए चारों आरोपी राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिरसा के पुलिस कप्तान भूपिंदर सिंह ने बताया कि पिछले काफी वक्त से डबवाली और कालावली क्षेत्र के खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिस पर सीआईए डबवाली और सीआईए सिरसा ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर उनमें से तेल फेंक देते थे और तांबे की क्वाइल ले जाकर बाजार में कम रेट पर बेच देते थे। वहीं उन्होंने कहा कि जहां जहां इन्होंने वारदात कबूल की है वहां की पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। पिछले काफी समय से सिरसा के डबवाली कालावाली क्षेत्र में और सदर एरिया में जो खेतों में ट्रांसफार्मर है उनकी चोरियां काफी बढ़ गई थी। उस संदर्भ में हमने हमारी जो सीआईए कालावाली है और सीआईए सिरसा है उनको जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इन चोरियों में संलिप्त हैं। उनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने 83 वारदात कबूली हैं और आगे हम उनका पुलिस कस्टडी लेके और उनसे डिटेल में गहनता से पूछताछ करेंगे। अंबाला में एक बार फिर से विद्यार्थियों की एनुअल फीस को लेकर विवाद छिड़ने लगा है। आपको बता दें कि आज भारी संख्या में अभिभावक एकत्र होकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एनुअल फीस के मुद्दे को लेकर मिलने पहुंचे और यहां पर अभिभावकों ने बताया कि सिसिल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा उनसे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर एनुअल फीस वसूली जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं और वो एनुअल फीस नहीं देंगे, जिसके लिए आज उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा है। फीस के उपलक्ष्य में डीओ साहब से मिलने पहुंचे थे। दिक्कत यह है कि स्कूल ने एनुअल चार्जेस फीस के अंदर प्लस कर दिए हैं। लास्ट ईयर जो फीस ली जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि ये ट्यूशन फी है और अगर ये ट्यूशन फी है तो जो अब 14,000, 13,000, 12,000 मांगे जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं प्लस कर दिए? वो भी तो ट्यूशन फी थी, अब उसको अलग से क्यों मांग रहे हो? अगर वो अलग से मांग रहे हो तो इसका मतलब एनुअल चार्जेस है, आप उसी टाइम प्लस करके लेते ना। जब आपने लेनी ट्यूशन फी थी तो वो तो ट्यूशन फी थी, वो क्यों छोड़ दी उस टाइम आपने? हमारा जो है सिसिल कॉन्वेंट स्कूल का फीस का पंगा है हमारा मेन। हम लोगों को पहले मैसेज आया था कि भी इन्होंने 12,700 रुपये एज पर मतलब क्लासेस के हिसाब से इन्होंने ऐप में चार्जेस डाल दिए थे। तो हम जनवरी में प्रिंसिपल से मिले थे। उस टाइम प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी कि सर ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है और हम लोगों ने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप इसको ऐप में से रिमूव करें। देन ही से कि ये जो हमने एप्लीकेबल किया है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, बट ये स्टे का जो फैसला है वो स्कूल के पक्ष में ही आएगा और पेरेंट्स को ये पैसे देने पड़ेंगे। अब क्योंकि रिजल्ट आना है 31 को और 20 मार्च के बाद से रेगुलर एक पेरेंट को मैसेज आ रहा है। सिसिल कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से डीओ सर से मिलने आए थे जो कि हमारे
हमारे एनुअल चार्जेस प्रीवियस ईयर के हमसे मांगे जा रहे हैं, और प्लस हमारे आगे की जो आगे नेक्स्ट हमारा ईयर आ रहा है उसमें भी हमें एनुअल चार्जेस फीस के साथ ही इंक्लूड करके बोला जा रहा है कि हम फीस सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसमें एनुअल चार्जेस हमारी इंक्लूडेड है। हम इस वजह से इसलिए परेशान हैं कि एक तो कोरोना कोविड के टाइम आप सब लोग भी जानते हैं जिस तरह का माहौल पैदा हुआ था, हम लोगों ने फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ दिया है, अभी भी खाने के लिए आप सब कुछ पता है कि जिस तरह के हालात हैं, हम पेरेंट्स स्कूल में एनुअल चार्जेस दें, फीस दें, सब कुछ दें और उसके बाद हम खुद घर में भूखे बैठ जाएं। सिसिल स्कूल है, पब्लिक स्कूल सिसिल अम्बाला कैंट में, उनके बच्चों का इशू था, एक तो फीस का था और रिजल्ट को लेकर था। अभी स्कूल रिजल्ट ना रोके फीस के रिगार्डिंग, वो स्कूल को हमने गाइडलाइन वो इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, उन्होंने रिटर्न में दे दिया। और जो फीस का था वो हमने रिटर्न में ले लिया स्कूल से भी, और इनको जल्दी बता देंगे क्या मसला है। और वहीं खबर अंबाला से है, जहां अंबाला की नई अनाज मंडी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसल खरीद को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फसल खरीद की तैयारियों को लेकर मंडी सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसानों के खाते में जाएंगे और आड़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। अंबाला में आड़तियों की एक बैठक भी की गई, जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानूनों से वाकिफ करवाया गया। आड़ती रविंद्र का कहना है कि सरकार जब आड़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों को फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कह रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से ही काटे जाएंगे। एमएसपी है वो 1975 है और आड़तियों के पास हमने बाकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, तरपालें हैं, ताकि इनके किसान की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके, उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। आड़तियों को सरकार का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सिस्टम ठीक आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदार चाहे कि मेरे खाते में पेमेंट आए, उस जिम्मेदार की पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार ये चाहता है कि पेमेंट मेरे खाते में ना आके आड़ती के खाते में पेमेंट आए, सरकार को इस पे अडामेंट नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि खाते में, मेरे खाते की बजाय आड़ती के खाते में पेमेंट आए, वो सरकार को आड़ती के खाते में ही उसकी पेमेंट करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ की गई मारपीट के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका और राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में सरकार के बरनाला रोड स्थित हुड्डा चौक पर पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए पुतला फूका। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उधर बीजेपी के विरोध की जैसे ही भनक किसानों को लगी तो किसान भी हुड्डा चौक पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच किसी प्रकार का टकराव न हो, इसके लिए एसडीएम जयवीर यादव और डीएसपी आर्यन चौधरी भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। और यही बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। ये जो घटना माननीय अबोर के विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुण नारंग जी के साथ हुई है, इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सारी की सारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। आज प्रोटेस्ट इस बात का था कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ये दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो सके। मैं इनको किसान नहीं मानता, ये तो पार्टी के प्रायोजिक कार्यकर्ता है, लोग हैं, मैं इनको किसान नहीं मानता। किसान इस प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में भी है और गांव में पूरे हैं। 40 लोग खड़े होके नारेबाजी करें तो पार्टी के टट्टू हैं सारे।
फरीदाबाद के जिला मुख्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका। दरअसल पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट मामले में जिला मुख्यालयों पर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके साथ ही इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अरुण नारंग के साथ मारपीट की है। हरियाणा में हेडक्वार्टर्स पर पुतले फूके गए हैं। अमरिंदर सिंह सरकार का विरोध किया गया है। अमरिंदर सिंह सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है और अमरिंदर सिंह सरकार के पुलिस वालों के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे विधायक का जिस तरह से उन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया, उनके साथ बर्बरता की और उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, क्योंकि उनको मारने का प्रयास किया गया था। जब किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, हम भी ये मानते किसान तो बेचारा अपना खेती ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में बीते 2 दिन में 604 कोरोना के नए मामले सामने आए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी है। अब गुरुग्राम में रोजाना 4500 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण का सबसे बड़ा कारण लोगों में बढ़ती लापरवाही है। वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम से लगते बॉर्डर और मोड्स पर स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले 15-20 दिनों में या ऑलमोस्ट 1 मार्च के पूरे महीने की बात करें तो कोविड केसेस में लगातार इजाफा है और कोविड एक्टिव केसेस ऑलमोस्ट 1500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं गुड़गांव में। मुख्य कारण जहां तक अभी माना जाए वो यही रहेगा कि लोगों में जो कंप्लेसेंसी आई है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है क्योंकि इकोनॉमी ओपन है, कम्यूटेशन है, दिल्ली एनसीआर में आना जाना लगा रहता है। साइबर सिटी गुड़गांव की जो सबसे पिक्यूलियर चीज़ है, यहाँ बॉम्बे या हैदराबाद या बेंगलोर बाकी अन्य जो साइबर सिटी या मिलेनियम सिटीज़ जो हैं उनमें आना जाना काफ़ी लगा रहता है और बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक भी है। तो पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिव केसेज आए हैं वो इन जहाँ तक अगर मैं कहूँ ट्रैवलिंग केसेज ज़्यादा हैं या कॉन्डोज या उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा हैं जहाँ इस किस्म की पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी नहीं देने या फिर कोताही बरतने वाले अध्यापकों और दूसरे स्टाफ के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। विद्यालय बोर्ड ने बच्चों को नकल करने में मदद करने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। इसके साथ ही तय किया गया है कि जो ड्यूटी के दौरान कोताही बरतते हैं उन्हें अब मनपसंद जगह तबादला नहीं मिलेगा, बल्कि उनके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कोविड नियमों में भी परीक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लगभग इस परीक्षा में 7.5 लाख विद्यार्थी 10वीं 12वीं की रेगुलर की, ओपन की, वनडे एग्जाम की परीक्षा ही देंगे और इसमें लगभग 3,339 सरकारी स्कूल हैं और 3,385 प्राइवेट स्कूल हैं, यानी कि 6,724 विद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 10वीं के लगभग 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 12वीं के 1100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के 2500 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हो। पहले की तुलना करें तो देखकर लग रहा है कि 12वीं की परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है और 10वीं की लगभग उतनी है, ओपन का कम हुआ है। कोरोना महामारी के प्रश्न को देखते हुए चुनौती तो सारे देश के सामने ही है और बोर्ड ने 3 बार कोरोना महामारी की बीच में परीक्षा करवा चुका है, तो उसमें हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने सफलता प्राप्त की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और बुलेटिन से जाते जाते हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों से एक सवाल पूछ रहा है। सवाल है, क्या किसानों को बदनाम करने के लिए पिटाई जैसी सियासी चाल चली जा रही है? हाँ के लिए यस टाइप कीजिएगा, ना के लिए नो टाइप कीजिएगा। हमारा नंबर जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है वो है 9999432146। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।